चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला था, क्या निकाला था? रेडियस, वेलोसिटी, ठीक है, करंट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एक और दूसरा काम हमें वही बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में करना रहता है, जो है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है कितने टाइप की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो जो एनर्जी होती है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि पहले तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगा। सिंपल है ना। चलिए देखिएगा कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है? तो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अबाउट ये मान लेते हैं यहां पर है हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, मास है m, न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze, ठीक है। कैसा चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज। Z बोले तो एटॉमिक नंबर, याद है ना लास्ट क्लास वाली बात। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन है r। इस इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है इस दिशा में कितनी? v। चलिए काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक बार के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था K Ze² डिवाइडेड बाई r², है ना, K Q1 Q2 बाई r²। और ये फोर्स किसके बराबर है? तो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v² बाई r। एक r से r निपटा। एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो हाफ से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देता हूं, ठीक। तो ये हाफ mv² क्या है? यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है kZe² बाई 2r। एक बार के लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी r के टर्म्स में निकाला है। मेरे पास इस r का ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, r हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाल रखा है ना। चलिए मैं एक बार के लिए लिख भी देता हूं। ये जो रेडियस r है, क्या आया था रेडियस r? याद है क्या? रेडियस आया था n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर mkZe², यही आया था ना। तो एक बार के लिए मैंने निकाल लिया है काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में? रेडियस के टर्म्स में। बाद में इस रेडियस की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार देखिएगा, ओके। या आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी सीधा हाफ mv² है ना, वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाला था, तो वेलोसिटी की वैल्यू इधर डाल दीजिए, वहीं से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक, ओके। चलिए तो ये आ गया हमारे पास क्या? काइनेटिक एनर्जी रेडियस के टर्म्स में, रेडियस के टर्म्स में, ठीक। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी था। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी U, जैसे हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है r। तो पोटेंशियल एनर्जी से मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 इज Ze, Q2 इज -e। पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ लिखना होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो K Q1 Q2 बाई r, ये लीजिए, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U आ चुका है -k Ze² बाई r, ओके। ये क्या आ गया? ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। दोनों एक बार के लिए जानबूझ के मैंने रेडियस के टर्म्स में निकाला है, ठीक है। क्यों निकाला अभी बताता हूं। तो चलिए एक बार के लिए टोटल एनर्जी लिखिए। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे kZe² बाई r तो बाहर आ जाएगा 1/2 - 1, 1/2 - 1 इज -1/2। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू आ रही है -kZe² बाई 2r। दिस इज टोटल एनर्जी। ये क्या है? ये है हमारे पास टोटल एनर्जी,
ऑलराइट, काइनेटिक भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया, टोटल भी आ गया। चलिए, कुछ दिखाई दे रहा है? टोटल एनर्जी के आगे एक और माइनस साइन लगा दूं तो वही क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता, वही क्या हो जाता? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं इन बातों को किधर लिख दूं? इधर लिख दूं। हाँ, तो बेस्ड ऑन जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाए हैं, मैं एक दो बातें ऐसे नोट पॉइंट बना के लिखता हूं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, वो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक, और दूसरी बात कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक, चलिए तीसरी बात सुनिएगा। अब यहां पे जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, टोटल एनर्जी कितना आया? तो टोटल एनर्जी इज, देखिए ये जो टोटल एनर्जी इसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। दिस इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ r। ओके, समझ गए? और रेडियस का एक्सप्रेशन मैंने लिख ही रखा था कि रेडियस इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। लीजिए, ये वाली वैल्यू उठाकर यहां से यहां डाल दीजिए, तो ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 रेडियस, रेडियस इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? जी हाँ, ये 2 टाइम्स में। तो हमारे पास यहां से टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, क्या है? तो -2 पाई स्क्वायर एम के। अच्छा, ये जो के है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट है, मैं फिर से बता दूं, के में कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁻⁴ डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, तो ये लीजिए, ये है हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू डालने के बाद, तो ये टोटल एनर्जी क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, तो ये जो टोटल एनर्जी है, सबसे पहले तो मैं ही बात कर लूं कि दिस टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ऊपर ये जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ओके, और ये टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक या पोटेंशियल में भी यही होता, क्योंकि इसमें भी नीचे तो रेडियस आ ही रहा था ना। यदि नीचे रेडियस आ रहा है तो काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो या टोटल हो, ये तीनों की तीनों एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा। इसमें इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद, पाई की वैल्यू 3.14, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, इसमें इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, आप इसे रट लीजिए, दिस इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी मैं जूल्स में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये एनर्जी हम लोग किस में लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी एनर्जी है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, आई बात समझ? तो एनर्जी दोनों ही बातों पर डिपेंड कर रहा है, उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस ऑर्बिट का नंबर क्या है। आई होप यहां तक वाली बात क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आप टोटल एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं एक दो एटम के लिए टोटल एनर्जी। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ डिफरेंट लेवल्स के लिए एनर्जी लिख लेते हैं। ठीक है, लिख ही लेते हैं सीधा कि ये हमारे पास है न्यूक्लियस, सॉरी
ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो Z की वैल्यू है 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। हाँ, तो टोटल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन है माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यदि हम लोग स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं, ये है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी है 1। Z की वैल्यू यदि आपने 1 ले लिया है तो N इज इक्वल टू 1 को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या नाम निकालते हैं इसका बताइए, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट यानी ये न्यूक्लियस के जस्ट आगे वाली ऑर्बिट, ये वाली ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आपने एक बार के लिए टोटल एनर्जी लिख लिया है तो काइनेटिक और पोटेंशियल भी लिख लेंगे ना। काइनेटिक कितना होगा +13.6, पोटेंशियल कितना होगा -13.6 इंटू 2, ठीक। N इज इक्वल टू 2 का नाम होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो जवाब है -13.6 इंटू Z की वैल्यू तो 1, N की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N इज इक्वल टू 3 में यदि हम लोग बात करें, N इज इक्वल टू 3 का नाम होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक माइनस करके लिखा जाता है। तो इस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा -1.51। N इज इक्वल टू 4 का नाम बताइए, तो N इज इक्वल टू 4 को हम लोग बोलेंगे दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 बाई 4 का स्क्वायर 16, ये वैल्यू होती है माइनस। तो N इज इक्वल टू 4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक दो और लिख लेते हैं। N इज इक्वल टू 5 का नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम होगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 बाई 25, कितना होगा ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं आपसे बोलूं कि N इज इक्वल टू इंफिनिटी वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो -13.6 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर यानी 0, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लिया। एक काम करते हैं हीलियम एटम के लिए भी निकाल लेते हैं। चलिए आइए देखिए, तो ये है हमारे पास हीलियम एटम का न्यूक्लियस। हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 2। ये है हीलियम प्लस एटम, हीलियम नहीं हीलियम प्लस, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है इसके न्यूक्लियस से, अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी है माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी है, तो Z है 2, Z है 2। तो यदि हम लोग दोबारा से N इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात करें, तो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं एक बार के लिए E1 से डिनोट कर देता हूं। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4/1, कितना आएगा ये, यस ये हमारे पास आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। N इज इक्वल टू 2 से मेरा मतलब है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को एक बार के लिए मैं 2 बोल देता हूं, E2 बोल देता हूं। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4/4, कितना आ गया ये तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया। N इज इक्वल टू 3 में यदि मैं बात करूं तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो है -13.6 इंटू ये ऊपर तो 4 ही रहेगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना आएगा ये, क्या एग्जैक्ट 6 नहीं आएगा, जो हमने N = 3 हाइड्रोजन में 1.5
1.51 था ना? नहीं, तो दिस इज 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये E4 है, ये -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना आएगा? दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 पे मैं बात करूं तो -13.6 इंटू 4 बाई 25, तो ये कितना हो जाएगा? -2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज 0। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, क्या है ये रिडबर्ग कांस्टेंट? तो सुनिएगा, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वो क्या है? एनर्जी का जो मेन एक्सप्रेशन आया था, कौन सा वाला एक्सप्रेशन? तो ये वाला, ये जो 13.6, ये हमारे पास टोटल एनर्जी ये आया था ना, ये देखिए, ये 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू दी पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। यही था ना एनर्जी? ठीक, इसमें एक काम कीजिए, तो इसमें ये h इंटू सी से मल्टीप्लाई और h इंटू सी से डिवाइड कर दीजिए। ऑल राइट, ओके। तो अब ये जो नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर? तो ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर। ठीक है, ये पूरा नंबर क्या है? तो ये है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब। इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R। इसे ही क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट R बोलते हैं। ठीक है, यदि आपने इस चीज को एक बार के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट बोल दिया है तो यहां से हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ R रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू HC इंटू Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। ये लीजिए, ये एनर्जी को आप इस तरीके से रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं रिडबर्ग कांस्टेंट की, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 10967 इंटू 800। यदि मैं रिडबर्ग कांस्टेंट के न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं तो रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10967,800 होता है। मीटर इनवर्स यूनिट होगी इसकी। ठीक है, आप इसी को कैलकुलेशन वगैरह के लिए कभी कभार चाहें तो 1.09 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं। वैसे आपको वैल्यू रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू या तो जनरल इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा यानी तो सवाल के नीचे दे दिया जाएगा। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। ऑलराइट, ठीक है ना? हाँ, तो एनर्जी इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ HC इंटू Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर हम लोगों ने लिख लिया। हाँ, आप चाहें तो कई बार हमें 1/R की जरूरत पड़ती है। 1/R इज 911 एंगस्ट्रॉम होता है, या 911 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10 मीटर होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि R बताते हैं और कई बार सवाल वगैरह में हमें 1/R की जरूरत पड़ जाती है। तो ठीक है, आपने ये एनर्जी दूसरे स्टाइल से आपने क्या याद किया था? तो आप बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर था। ठीक है, यही था ना? तो ये आप R इंटू H इंटू C की बजाय क्या लिख रहे हैं? 13.6 लिख रहे हैं। तो R की वैल्यू जो है वो 13.6 बाई HC, ऐसा भी याद रख सकते हैं। ओके, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनर्जी को रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। यही रिडबर्ग कांस्टेंट अभी फिर दोबारा से आएगा जब हम लोग वेवलेंथ वगैरह की कैलकुलेशन करेंगे फिर से।
ठीक है समझ गए ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट एक्साइटेशन ऑफ एटम। एक्साइटेशन ऑफ एटम से मेरे कहने का क्या मतलब है, सुनिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक विच इज एक्साइटेशन ऑफ एटम। एक्साइटेशन ऑफ एटम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अबाउट ये इसकी डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स है। पहली ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है वो E1 है, दूसरी ऑर्बिट के लिए एनर्जी E2, तीसरे के लिए E3, चौथे के लिए E4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया है, तो एक लाइट रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एटम के ऊपर स्ट्राइक करा है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग डाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा है। यदि इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो इसके पास एनर्जी होगी, कितनी है एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा के बराबर है। चलिए, अब मान लीजिए एक बार के लिए, मान लीजिए कि ये ऐसे ही इधर यहां पर कोई एक nth ऑर्बिट, ये कौन सी ऑर्बिट है, तो दिस इज n इज इक्वल टू n, और nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके पास एनर्जी की वैल्यू है En। ओके, अब ये जो वेवलेंथ, सॉरी ये जो फोटोन यहां आया है, इस फोटोन के पास जो एनर्जी है विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, यानी कि फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये मैं कह रहा हूं, ये एक बार के लिए मान लीजिए ये जो एनर्जी है ये इन दो एनर्जी स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। किन दो स्टेट्स, तो पहली ऑर्बिट की एनर्जी और nth ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस उसी के बराबर की एनर्जी ये फोटोन लेकर आ रहा था। यानी फोटोन के पास की जो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू En माइनस E1 के बराबर की है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, खा जाएगा, और खा करके ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा निकल कर आ जाएगा इस nth ऑर्बिट में। ओके, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, तो बढ़ी हुई एनर्जी के साथ वो क्या चाहेगा कि वो ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाए। आ रही है बात समझ में? तो अब यहां से फिर वही जो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, मोर और लेस वही बात हम लोग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है या उसी स्पेसिफिक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिस फोटोन के पास की एनर्जी इन दो एनर्जी ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। ठीक है, मतलब यदि डिफरेंस E1 माइनस E2 के बराबर का होता तो इलेक्ट्रॉन E1 से, मतलब N1 से उठकर N2 पर आया होता। यदि फोटोन के पास की जो एनर्जी है वो E3 माइनस E1 के बराबर की होती तो इलेक्ट्रॉन 1 से उठकर 3 पर आता। यदि फोटोन के पास की एनर्जी E4 माइनस E1 के बराबर की है तो इलेक्ट्रॉन उठ करके 1 से 4 पर आता। आ रही बात समझ? यदि यहां से आपको ये वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालना हो कि कौन से सारे वेवलेंथ ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसीलिए मैंने ये n इज इक्वल टू n पर एनर्जी En ले लिया है। ठीक है, चलिए, तो दिस hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी इन nth ऑर्बिट, आप क्या लिखेंगे बताइए, तो दिस इज माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लीजिए hc बाई लैम्डा, यहां से 13.6 हम लोगों ने बाहर लिया इंटू z स्क्वायर बाहर लिया, 1 बाई 1 माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन z स्क्वायर। तो जो लैम्डा एब्जॉर्ब किया जा सकता है वो उसके लिए 1 अपॉन लैम्डा इज 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई h इंटू सी, 1 माइनस 1 बाई z स्क्वायर, सॉरी ये n था, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर था, ये 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये वो स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन which can be absorbed by electron revolving in ground state। ग्राउंड स्टेट से मेरे कहने का मतलब है n इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट से मेरे कहने का मतलब था
n इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो जैसे हम लोगों ने 1 अपॉन वेवलेंथ करके एक्सप्रेस किया है। यदि आपको एक बार के लिए इन सभी स्टेट्स में लिखी हुई एनर्जी की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप इसी चीज को ऐसा भी सीधा सीधा लिख सकते थे। देखिए, इसी चीज को मैं एक स्टाइल से और लिख देता हूं, बस ये लिखने का तरीका है, एक ही चीज लिख रहा हूं, है ना, कि ये जो hc बाय लैम्डा है, दिस hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू En माइनस E1 को मैं एक बार के लिए डेल्टा ई लिख देता हूं। डेल्टा ई मतलब एनर्जी डिफरेंस, इन दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन जहां से उठकर जिस ऑर्बिट तक जा रहा है, उन दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो ये H इंटू सी याद है, ये H इंटू सी हमारे पास 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर हुआ करता था अपॉन वेवलेंथ लैम्डा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। यदि ये डेल्टा ई भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रट रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है कितनी, दिस इज 1242 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। ये नैनोमीटर में आंसर आएगा। ये वही वेवलेंथ जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू nth ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ? हाँ, इसी को मैंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया है। तो मैं एक बार अपनी बात फिर से समराइज कर देता हूं। यदि बाहर से स्ट्राइक होने वाले, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास की एनर्जी किसी भी दो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और जिन दो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन वहां से उठ के वहां तक चला जाएगा। ठीक है, सिंपल। हाँ, तो देखिएगा, इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये जैसे कोई एक एटम है, ये न्यूक्लियस, ठीक, यहां पीछे हम लोगों ने एक स्क्रीन लगा रखा है। ये क्या है? स्क्रीन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक, यहां से आपने मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपने इसके ऊपर भेजा। ठीक है, अब जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास का जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ 1242 अपॉन डेल्टा ई नैनोमीटर के बराबर का होगा। तो वो वेवलेंथ क्या होगा? वो वेवलेंथ तो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो वेवलेंथ यदि यहां एब्जॉर्ब हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, मान लेते हैं ये वो वेवलेंथ है जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर गया, तो बाकी के वेवलेंथ तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। इस स्क्रीन के ऊपर बाकी के वेवलेंथ तो दिखाई देंगे, लेकिन ये वाला वेवलेंथ गायब हो चुका होगा। ये वेवलेंथ यहां पे नहीं नजर आएगा, यानी कि इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट आपको नहीं नजर आएगी, तो ये वाला रीजन डार्क नजर आएगा। समझ रहे हैं? यदि ये विजिबल लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। भाई वो वेवलेंथ स्क्रीन पे आएगा कहां से? वो तो वेवलेंथ ये इलेक्ट्रॉन खा चुका है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन के खाने की वजह से, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को खाएगा तो वो ट्रांजिशन कर रहा होगा। अब ट्रांजिशन करके फिर वो वहीं पर तो पड़ा रहेगा नहीं। मान लेते हैं वो यहाँ 1 से उठ करके 3 तक गया, तो वो लाइट गायब हो गई, यहां पर डार्क रीजन बन गया। अब जब इलेक्ट्रॉन दोबारा से उसी ऑर्बिट में आएगा, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी जगह पर नहीं रहेगा, ये तो बस बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स तक ही वहां रहता है। तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से घूमकर अपने घर में आएगा, तो घर में आने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तो फिर ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रेडिएट भी करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रेडिएट भी करेगा। तो ये पहला था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ को गायब कर रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग स्क्रीन से लाइट गायब हो रही थी, और फिर जब इलेक्ट्रॉन दोबारा से अपने घर में आता है, यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो वो डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ को रेडिएट आउट भी करता है, और यहां से जो स्पेक्ट्रम बाहर आ रहा है उसी का नाम एमिशन स्पेक्ट्रम रखा जाता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, ये न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 पर कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये यहां पर कोई ऑर्बिट है n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। तो पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? E1। दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? E2। इंफिनिटी वाली ऑर्बिट पे एनर्जी कितना होता है? इंफिनिटी वाली ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है दैट इज 0 होती है। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने एनर्जी सप्लाई किया किसी फोटोन के माध्यम से, किसी फोटोन के थ्रू, मतलब इसके ऊपर हम लोगों ने एक फोटोन स्ट्राइक किया। इस फोटोन का वेवलेंथ था लैम्डा। तो इस फोटोन के पास मिनिमम कितनी एनर्जी हो जिस एनर्जी को रिसीव करके ये इलेक्ट्रॉन सीधा इस ऑर्बिट से उड़कर कहां चला जाए? इंफिनिटी वाली ऑर्बिट में चला जाए। ओके, ग्राउंड स्टेट से, यानी कि पहले ये अभी के लिए जो मैं सिनारियो ड्रॉ कर रहा हूं उसमें इलेक्ट्रॉन कहां है? ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल कहां पहुंचा देना है? इंफिनिटी पे पहुंचा देना है। तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी का हम लोग फोटोन डालें? अच्छा, ये एनर्जी सप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप फोटोन डालिए, या नहीं तो एटॉमिक कोलिजन भी करा सकते हैं। आप एटॉमिक कोलिजन के थ्रू भी इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दे सकते हैं। ये एटॉमिक कोलिजन वाला पोर्शन हम लोग बिल्कुल अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी तो एक बार के लिए बस सिर्फ फोटोन वाली बात समझ लीजिए। अभी के लिए मैं ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? समझ रहे हैं क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब? कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा था, उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में उसे कितनी एनर्जी दी जाए कि वो सीधा नॉकआउट हो जाए। नॉकआउट हो जाए मतलब कि कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी वाली ऑर्बिट पे। ठीक है, आई बात समझ? तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द ऑर्बिट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इज इक्वल टू, मैं डेल्टा ई से डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंफिनिटी वाला ऑर्बिट माइनस टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा, ये फिगर बनाने के लिए मैंने ग्राउंड स्टेट में मतलब 1 पे दिखा दिया है। ये किसी nth ऑर्बिट के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दिस इज 0 माइनस टाइम्स ऑफ 0 इंटू सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी आयोनाइजेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है दिस इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के बराबर। ये लीजिए, ये है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, समझ गए? ये पॉजिटिव क्यों है? तो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करना है, वेयरएज टोटल एनर्जी नेगेटिव था। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि जैसे न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच काम करने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। ठीक है, टोटल एनर्जी 0 बना देने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो गया है। ओके, तो यदि ये हमारे पास एनर्जी आयोनाइजेशन है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये सुनिएगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। किस में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल यदि आपको डिफाइन करना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यदि आपको डिफाइन करना है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज आयोनाइजेशन एनर्जी बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वोल्ट के बराबर होगा। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर आप वो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरेट करेंगे, तो उस पोटेंशियल को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाम दे देते हैं बस। तो पोटेंशियल इज एनर्जी बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई हटा दीजिए, वोल्टेज में एक्सप्रेस कर दीजिए। अच्छा, इसी आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई दूसरा नाम याद है?
ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, इसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दिस इज सेम एज बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह हम लोग सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते थे कि सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अबाउट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसको उस प्लैनेट से बिल्कुल आजाद कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि वहां से एस्केप कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हाँ ठीक, चलिए आइए इसके ऊपर हम लोग एक दो सवाल बनाते हैं, बताइए क्वेश्चन। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम टू द हाइड्रोजन एटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट। तो ये लीजिए, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास हीलियम प्लस एटम। ये क्या है? हीलियम प्लस एटम। ये हीलियम प्लस एटम के लिए ये है इसका ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हीलियम एटम के लिए जो एनर्जी है, इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही था ना। तो दिस इज -13.6, तो ठीक है, z की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 बाई 4, तो ये कितना है? ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से हमें कहां भेजना है? यहां से हमें भेजना है इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है? इंफिनिटी पर एनर्जी 0 होती है। तो ये ट्रांजिशन कराने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी ऑफ इंफिनिटी माइनस टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ 2। तो ये वाली वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई, हीलियम के लिए तो काम हो गया। यदि यही काम आपसे हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए तो हाइड्रोजन के लिए ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, वहां पर भी ये वही इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन मतलब n इज इक्वल टू 2 पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी है -13.6 इंटू z की वैल्यू, ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z है 1, ये 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया ये? दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के हमें n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक लेकर आना है। तो इस ट्रांजिशन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। ये था आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। दिस इज एनर्जी इंफिनिटी माइनस एनर्जी 2, तो दिस इज 0 माइनस 3.4, दिस इज प्लस 3.4। हमसे इन दोनों चीजों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4। कितना आ रहा है ये? 4:1 है सर, 4:1। ठीक है, चलिए, तो ये एनर्जी कितनी है? 4:1। ठीक है, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था आपका। ओके, कोई दिक्कत वाली बात में बताइए, सिंपल। हाँ, आयोनाइजेशन के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्साइटेशन के बारे में। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए रिवॉल्विंग इन क्या लिखा है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो क्या होता है एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। ये देखिए, जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, ये है इसका ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहले पड़ा हुआ है। आयोनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पड़ा हुआ था, वहां से उठाकर उसको इंफिनिटी तक भेजना था। लेकिन एक्साइटेशन सिंपली कहने का मतलब होता है कि ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, मतलब ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो यहां से उठ करके किसी दूसरी ऑर्बिट में चला जाए। जैसे ग्राउंड स्टेट में शुरुआत में है और हमें किसी n इज इक्वल टू n नंबर के ऑर्बिट में भेजना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, कोई सी भी ऑर्बिट हो सकती है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इस ऑर्बिट की, इस nth ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। अरे ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कहां है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से उठाकर किसी n नंबर के ऑर्बिट में लेकर आने के लिए इस फोटोन को कैसे एनर्जी देंगे? तो इस इलेक्ट्रॉन को कैसे एनर्जी देंगे? तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करवाएंगे। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए?
तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी होनी चाहिए डेल्टा ई के बराबर, विच इज एनर्जी ऑफ एनएफ स्टेट माइनस टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो इसे क्या नाम देंगे? इसे इस ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। आ रही बात समझ? तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1। तो ये लीजिए कितना आ गया, ये आ गया 13.6 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आया है, ठीक है। तो ये इस स्पेसिफिक ऑर्बिट की क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी है। दिस इज डेल्टा ई एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। आई बात समझ? ये एनर्जी जितने पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करके अटेन किया जा सकता है, उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम दे देंगे बताइए? एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज एनर्जी एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 13.6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर वोल्ट। चलिए एक और सवाल बनाते हैं, दूसरा। चलिए आइए, अगला सवाल क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट सवाल है कि हमसे ये पूछा जा रहा है, मुझे एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए। किसके लिए? हीलियम प्लस एटम के लिए। और स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस एटम के बारे में? हीलियम एटम के बारे में। ये है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसके लिए Z की वैल्यू है 2, ठीक। ये इसका ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, ये इसके ऊपर वाली ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, और ये इसके भी ऊपर वाली ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है इसके लिए कितनी होती है एनर्जी? तो हीलियम एटम के लिए एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। Z की वैल्यू है 2, तो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? 4/1। क्या वैल्यू थी इसकी? ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की, हाँ, तो ये एनर्जी है हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इस एनर्जी की वैल्यू है 54.4 इलेक्ट्रॉन। ये n इज इक्वल टू 2 में जो एनर्जी है उसका नाम E2 है। तो E2 में एनर्जी कितनी होगी? यदि E1 में एनर्जी इतनी है तो E2 में एनर्जी है माइनस 13.6 इंटू 4/4, ये वैल्यू है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E3 में भी निकाल लेते हैं, तो E3 में एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6 इंटू 4/9, तो ये 54.4/9, ठीक है। हाँ, तो ये एनर्जी की वैल्यू है माइनस 6.04। चलिए, आपसे पूछा क्या जा रहा था? पूछा जा रहा था मुझे एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए n इज इक्वल टू 2 के लिए। ये है n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को यहां ग्राउंड स्टेट से उठाकर यहां तक भेजने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? वही क्या कहलाएगा? पहले n इज इक्वल टू 2 के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी, तो दैट एक्साइटेशन एनर्जी इज E2 माइनस E1। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास क्या आ गया बताइए? इसका जवाब आ गया माइनस 13.6 माइनस टाइम्स ऑफ 54.4। कितना होगा ये? तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया सीधा, जेड स्क्वायर यहां तो लिखा है। ये एक छोटा सा करेक्शन है पिछले स्लाइड पे जो हम लोग लिख रहे थे, ये 13.6 जेड स्क्वायर कॉपी करना मैं भूल गया था, तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। हाँ, तो क्या है बताइए? एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहां n इज इक्वल टू 2 के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि ये 40.8 है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये 40.8 वोल्ट, 40.8 वोल्ट होगा। चलिए n इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं।
तो n इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो यहां से उठकर यहां आ जाए। तो इसके लिए आप चाहे तो फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये एक्साइटेशन एनर्जी सीधा हम लोग क्या लिख लेंगे कि E3 माइनस टाइम्स ऑफ E1। इसीलिए तो मैंने E1, E2 और E3 ये निकाल लिया था पहले। दिस इज माइनस 6.04 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 54.4। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये है 48.36 इलेक्ट्रॉन। तो यदि ये एक्साइटेशन एनर्जी है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 48.36 वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया 48.36 वोल्ट। समझ गए?